Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and we were discussing a course on refrigeration and air conditioning, and today in this lesson, this is the lesson number 16 of the course. We will discuss the load calculation. Load calculation in the psychometric uh, processes in the air conditioning system. तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोड कैलकुलेशन आज फाइनली डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के हमने जो 15 क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने सारी प्रोसेस को समझ लिया है, एंड टुडे वी विल डिस्कस दी हाउ टू कैलकुलेट द लोड ऑफ द सिस्टम। और लोड कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो है फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके सॉल्व करेंगे और ये इसका फाइनल टॉपिक है। और अगली क्लास में मैं एक दो पॉइंट आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि इसी में डिस्कस कर लूँगा बल्कि कि लास्ट में कि एयर कंडीशनिंग जो है कितने टाइप की होती है और किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोड कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसमें थ्योरी है इसकी पूरी कि लोड को हम पहले से समझेंगे, लोड क्या होता है, किस किस कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जहाँ से लोड हमारे सिस्टम में आता है, और फिर उसको हम किस तरीके से कंसिडर और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड कैलकुलेशन में क्या थ्योरी है हमारे पास। तो जहाँ तक हम लोड कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, लोड कैलकुलेशन में जो लोड यहाँ पर हीट लोड की बात है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं है, बार बार लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हम एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मैकेनिक्स वाला लोड नहीं है, कोई अदर लोड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वाला वो लोड नहीं है, हीट लोड है यहाँ पर, ठीक है। हीट लोड की बात होगी तो लोड जहाँ भी कहीं मैं बोलूँगा आप समझ लीजिएगा कि हीट लोड की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें। मेजर कंपोनेंट किस बात की, मतलब जो मुख्य रूप से हीट लोड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जिनकी वजह से हीट लोड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग का ले रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर एक बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं। ये सिंपल डायग्राम आपके सामने जो बना हुआ है ये एक बिल्डिंग है, ठीक। अब इस बिल्डिंग को लेके हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं बात कर रहा था लोड कैलकुलेशन की। तो लोड कैलकुलेशन में दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है और इंटरनल। मतलब जो सारे लोड के फैक्टर हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया। फर्स्ट हमने बोला कि एक्सटर्नल, यानी इस बिल्डिंग के बाहर से जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ से लोड यहाँ पे आ रहा है। दूसरा हमने कहा इंटरनल, यानी बिल्डिंग के अंदर लोड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब बाहर से कैसे हो रहा है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है और अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करेंगे, यानी बाहर के जो लोड हैं। तो बाहर के लोड्स में एक लोड आता है आपका जो सबसे मेजर होता है, वो है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का थ्रू वेस्ट ग्लासेस। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है आपकी, अब इस बिल्डिंग में शीशे लगे होते हैं, ठीक है, ग्लासेस होते हैं। तो ग्लासेस के थ्रू जो सोलर रेडिएशन है, यानी सूर्य की जो विकिरण है, वो अंदर आता है। तो ये जो यहाँ पर मैंने न्यू साइन बनाया है, न्यू से ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये सोलर रेडिएशन के लिए है, क्योंकि न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सोलर रेडिएशन के लिए। मैंने यहाँ पे ये सिंबल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सोलर रेडिएशन, ये जो यहाँ पर विंडो लगी हुई है इसके थ्रू आ रहा है। ग्लास की विंडो है, शीशे की विंडो है, उसके थ्रू यहाँ पे सोलर रेडिएशन आ रहा है। तो ये एक मेजर कंपोनेंट होता है, यानी बिल्डिंग में जो टोटल हीट अक्यूमुलेट होगी, जो इसके अंदर टोटल हीट इकट्ठी होगी, उसमें एक बड़ा भाग जो है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का होगा, जो कि विंडो के थ्रू आ रही है। यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट का मतलब ये है पश्चिम दिशा में। तो ये आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा अपने आसपास, जहाँ कहीं भी आप रहते हो, कि वेस्ट की साइड में जो ग्लासेस लगे होते हैं वहाँ से हीट जो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ आती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बड़ा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो अब बिल्डिंग में ग्लास होगा, ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, ये रूफ होगी, इसकी छत बनी होगी, कंक्रीट की बनी होगी, ठीक है। वॉल्स होंगी, दीवारें भी कंक्रीट की बनी होंगी। तो छत के ज़रिए, रूफ से और दीवारों के ज़रिए, यानी ये बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए जो ट्रांसमिशन होता है हीट का, उसको यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसमिशन है। तो ये दूसरा बड़ा मेजर कंपोनेंट है, जो बाहर से हीट अंदर आ रही है वो ये दूसरा बड़ा मेजर कंपोनेंट हो गया। तो एक हो गया जो ग्लास के थ्रू आया, दूसरा कंपोनेंट हो गया जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आया। इसमें दीवारें और हम रूफ को शामिल करेंगे, फ्लोर को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो फ्लोर है उसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक। तीसरा होता है फ्रेश एयर वेंटिलेशन। मतलब जो आप वेंटिलेटर लगाते हैं बिल्डिंग में ऊपर की साइड में, तो वहाँ से फ्रेश एयर का इनलेट होता है, और जो आपकी
एग्जॉस्ट एयर होती है जो आप यूज़ कर चुके हैं वो वहाँ से बाहर जाती है, तो वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं। तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है ये डिसाइड करता है कि आपकी वेंटिलेटिंग एयर जो है वो किस तरीके से अंदर आएगी। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, जैसे आप जून की बात करें या मई जून जुलाई की बात करें, तो इस समय अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो वेंटिलेटिंग एयर अंदर की तरफ आती है वो अपने साथ हीट लेकर आएगी। ठीक है, समर एयर कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हीट वेंटिलेटिंग एयर अपने साथ लेकर आएगी। हीट अंदर की तरफ आएगी गिलास से और अंदर की तरफ आएगी वॉल से, तो इन सब जगहों से हीट इसके अंदर आके इकट्ठी होगी। ठीक है, म्यू रेडिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग है इसमें 3 मेजर कंपोनेंट हो गए, ध्यान रखिएगा। एक तो वॉल से आएगी, दूसरी विंडो के थ्रू आएगी और तीसरा रूफ से आएगी। ठीक है, अब ये सारी हीट आके इस बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा हो रही है। ठीक, धीरे धीरे इसके अंदर की हीट बढ़ती जा रही है। अब इसके अलावा और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया उसको ही लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर कोई नोट करना चाहे तो, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल क्या होगा? इंटरनल में जो बिल्डिंग के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उनसे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी बिल्डिंग के अंदर रहेगी। तो उनमें क्या है, लाइट्स हो सकती हैं, जो उसके अंदर लाइट जल रही वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। कोई अप्लायंस हो सकता है, कोई उपकरण हो सकता है, जैसे मान लो कोई ओवन चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, हम हीटर चला रहे हैं किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं बहुत सारे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, या और भी बहुत सारे अप्लायंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लायंस जो हीट प्रोड्यूस करेंगे वो हीट भी सिस्टम के अंदर रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, अगली हीट है हमारी मशीन्स के थ्रू। अब कोई मशीन अगर उसके अंदर चल रही है तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, और मशीन के अलावा पाइपिंग से हीट प्रोड्यूस होगी। पाइपिंग का मतलब क्या है? पाइपिंग का मतलब ये है कि जो आपका एयर कंडीशनिंग एरिया है उसमें हो के कोई पाइप जा रहा है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, या कोई स्टीम फ्लो हो रही है। ठीक है, या इस तरीके से कोई और लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसके थ्रू भी जो है हीट का थोड़ा बहुत जो है इनलेट आउटलेट होता है, फिर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये माइनर है, मतलब इंटरनल हैं, आंतरिक रूप से ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे लोड की। ठीक है, मतलब आप मेजरली समझ गए ना, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आप समझ गए कि इंटरनल कहाँ से हीट आएगी, एक्सटर्नल कहाँ से आएगी। ठीक है, अब जो हम पर्टिकुलर लोड की बात करेंगे कि लोड कैसा होगा, तो लोड को हमने क्लासीफाई किया है कि कई तरीके से। सबसे पहले हमने बोला ऑक्यूपेंसी लोड, ठीक है, लाइटनिंग लोड, अप्लायंस लोड, और एक है पाइपिंग टैंक और स्ट्रीम लोड, पाइपिंग टैंक और स्ट्रीम का लोड, और प्रोडक्ट लोड। ठीक, इस तरीके से हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी ऑक्यूपेंसी लोड की। ठीक, तो ऑक्यूपेंसी लोड में क्या आ रहा है? ऑक्यूपेंसी लोड में आ रहा है, जैसे जो ऑक्यूपेंसी लोड होगा उसमें दोनों तरीके की हीट होगी, लेटेंट हीट भी होगी, सेंसिबल हीट भी होगी। ठीक है, अब ऑक्यूपेंसी लोड डिफाइंड होता है जो ऑक्यूपेंट होते हैं, मतलब जैसे जो पर्सन होते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर पर्सन है, लोग हैं, उनसे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उनसे क्या होता है, उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है, उनके जो अंदर का जो मेटाबॉलिक रेट है शरीर का, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करता है कि वो कितनी हीट बाहर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, और जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिसाइड होता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ डाटा है, एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस चार्ट को आपको ध्यान रखना है, फिर आप चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे ऑक्यूपेंसी लोड में आपको इस चार्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है हीट लिबरेटेड ड्यू टू ऑक्यूपेंसी, मतलब जो ऑक्यूपेंट है, लोग वहाँ पर हैं, उनके ज़रिए जो हीट लिबरेट होती है। ठीक, अब मेटाबॉलिक रेट हम दिखा रहे हैं W से, यानी इतने वॉट की है। तो अब एक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई सीटेड है, सीटेड एट रेस्ट, मतलब कोई आराम से बैठा हुआ है एक सीट पर, एक रूम है, रूम के अंदर जैसे बिल्डिंग थी उसके अंदर कोई एक सीट पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कितनी हीट, उसका मेटाबॉलिक रेट कितना होगा, कितनी प्रोड्यूस करेगा? तो दैट इज़ 115, 115 वाट, वो 115 वाट हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इसमें सेंसिबल हीट कितनी होगी? 90, और लेटेंट हीट कितनी होगी? 25। तो 90 होगी सेंसिबल हीट और 25 होगी लेटेंट हीट। ठीक, अब इसमें रूम टेम्परेचर भी दे रखा है, ये इस पर डिपेंड करता है रूम में कितना टेम्परेचर। रूम में टेम्परेचर हम 20 डिग्री मान रहे हैं। ठीक है, अदर हो सकता है रूम का टेम्परेचर आपका 24 डिग्री हो। ठीक है, या हो सकता है रूम का टेम्परेचर आपका
26 डिग्री हो, ठीक है। तो 26 डिग्री टेम्परेचर है तो सेंसिबल हीट 65 होगी, लेटेंट हीट 50 होगी, तब भी इसको आप टोटल करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 115। 24 डिग्री टेम्परेचर है, ये डीबीटी की बात हो रही है, ठीक है, रूम में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसकी। अगर 24 डिग्री है तो 75-40 होगी, 20 डिग्री है तो 90-25 होगी, लेकिन टोटल जो है वो 115 ही रहेगा, ठीक है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, मान लीजिए ऑफिस का काम कर रहा है, कोई कोई मतलब ऑफिस में बैठ के लैपटॉप सिस्टम पे बैठ के या वैसे कुछ हल्का फुल्का बैठ के काम कर रहा है तो 140 वॉट होगी। स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, 150 वॉट होगी। लाइट वर्क कोई कर रहा है फैक्ट्री में, मान लीजिए चल फिर रहा है, थोड़ा वेट इधर से उधर रख रहा है तो 235 होगी। और अगर कोई जैसे डांस कर रहा है, चल रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ी वर्क कर रहा है, थोड़ा भाग दौड़ कर रहा है, तब उसका मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो लगभग 265 होगा। मतलब मान के चलिए आप 265 वाट यानी 265 जूल पर सेकंड हीट उसकी बॉडी से बाहर आ रही होगी, ठीक है। इनका कम डिवाइड जो है वो यहाँ पर चार्ट में दे रखा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 20 डिग्री, 24 डिग्री और 26 डिग्री पे ये एस का मतलब है सेंसिबल हीट की फॉर्म कितनी होगी, और एल का मतलब है लेटेंट हीट की फॉर्म कितनी होगी, ठीक है, यानी गुप्त ऊष्मा कितनी होगी और सेंसिबल हीट कितनी होगी। तो ये दो इसमें ब्रेकअप है इसमें दोनों का, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। तो अब जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे होंगे हम लोग, तो इस डाटा पे आना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, या इस चार्ट का आप फोटो खींच के रख लीजिए। इस चार्ट को देखना है और यहाँ से इस तरीके का वर्क की किसी एक कैटेगरी में डालना है उसको, और उसको फिर आगे देख लेंगे हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे कि इतना लोड यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि इतने वॉट की हीट है या इतना ये है, वो दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑक्यूपेंसी लोड क्या है, ठीक है। अब दूसरे लोड की बात करते हैं हम। ऑक्यूपेंसी लोड के बाद हम लाइटनिंग लोड की बात करते हैं, ठीक है। तो लाइटनिंग लोड सेंसिबल लोड होता है, ये आप ध्यान रखना, इसमें लेटेंट लोड नहीं होता है, सिर्फ सेंसिबल लोड होता है। और इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर आपकी जो लाइट है जो जल रही है वो इनकैंडेसेंट लाइट है, ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, इनकैंडेसेंट लाइट, इसका हिंदी नाम आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इनकैंडेसेंट लाइट जो है वो है, तो उसमें जो टोटल वाट होंगे उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यानी लाइट के जो टोटल वाट होंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। दूसरा, अगर आपके पास फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसका भी आप हिंदी नाम देख लीजिएगा, तो उसके केस में जो हीट होगी वो टोटल वाट का 125% होगी, ठीक है, यानी 1.25 ऑफ द टोटल वाट, ये लिखा हुआ है ना Q बराबर 1.25 टोटल वाट, तो टोटल वाट जितना है उसको 1.25 से गुणा कर दीजिएगा तो आपको हीट लोड निकल के आ जाएगा कि इतना हीट लोड ही प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी लाइट? फ्लोरोसेंट लाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है, ठीक है, इसका हिंदी नाम आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखना ये सिर्फ सेंसिबल लोड होगा, यहाँ पर लेटेंट लोड नहीं होगा लाइट के केस में। तीसरा है अप्लायंस लोड, ठीक है, अप्लायंस लोड में सेंसिबल लोड भी हो सकता है और लेटेंट लोड भी हो सकता है, ये निर्भर करता है कि आपका अप्लायंस कौन सा है। तो कुछ अप्लायंस जो जनरली यूज होते हैं वो हम अभी देखते हैं और उनका लोड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अप्लायंसेस हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला अप्लायंस है हमारे पास यहाँ पर कॉफ़ी ब्रूअर, ठीक है। हेलो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके आगे का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ लेके आऊँगा मैं आपके साथ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।